हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमने कक्षा 9 का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ऐसे सब्जेक्ट का जो चौथा चैप्टर है उसके बारे में हमने जानकारी ली थी, जिसके अंतर्गत 1857 का संग्राम एवं बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। और बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन में किस तरह की प्रक्रिया हुई थी, उस समय क्या हुआ था, क्यों उसका आंदोलन हुआ था, उसका डिस्कशन भी हमने किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर गुजरात में उग्रकारी आंदोलन के बारे में शुरुआत करते हैं। गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता श्री अरविंद घोष थे, परंतु वे पर्दे के पीछे थे, यानी कि उन्होंने सिर्फ जो गुजरात में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत कराई थी। अरविंद घोष के भाई बरिंद्र घोष हमेशा आगे रहते थे। 1902 के अंदर यह घटना हुई थी। बरिंद्र कुमार गुजरात आए और दक्षिण भाग में डाला। यहाँ उन्हें श्री छोटू भाई और श्री अबू भाई पुराणी जैसे सशक्त साथी मिले। नर्मदा किनारे साकरिया स्वामी भी मिले। ये स्वामी 1857 के संग्राम में के समय झांसी की रानी के साथ थे। बरिंद्र कुमार ने वडोदरा, चरोतर यानी कि जो आज खेड़ा है, अहमदाबाद, महसाणा, ऐसे हर एक जगह मध्यम वर्ग के युवकों में क्रांति की शुरुआत करी। अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा के बाहर वायरोस मिंटो पर बगदी पर बम डालने की क्रांतिकारी घटना घटी थी, जो हमने आगे भी देखा था। अरविंद घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तक में क्रांति की योजना को चित्रित किया। उसकी जो गुजराती भाषा में भी अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण सामयिक में उसे छपवाया गया। इसके अतिरिक्त क्रांति योजना का विचार फैलाने के लिए देसी जो दवाइयाँ थीं, नहाने के साबुन बनाने के जो तरीके थे, कसरत, गुलाब की कहानी, कानून का संग्रह आदि शीर्षक वाली पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई। यानी ये जो पुस्तिकाएं थीं, इन पुस्तिकाओं में क्रांतिकारियों से जुड़े हुए जो भी थे संदेश दिए जाते थे, और इन पुस्तिकाओं में बम बनाने के तरीके भी मौजूद थे। चांदोद करनाली के पास गंगनाथ विद्यालय जो है उसकी स्थापना की गई, जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चलती थी, यानी अंग्रेज को पता न चल सके इस तरह से गुप्त रूप से यहाँ पे क्रांतिकारी प्रवृत्तियां की जाती थी। गुजरात के अनेक युवक भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हुए। सरकार ने उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए, परंतु संघर्ष नहीं रुका। जो उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी, उस सरकार ने इन लोगों को रोकने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन जो ये संघर्ष जो था, जो हमारे देश के संग्रामियों ने ठान लिया था, वह रुका नहीं। अंत में सरकार को भी लगा कि मात्र दमन चक्र से शासन चलेगा नहीं, यानी कि जो मतलब उन पे जुल्म करते थे, तो जुल्म करके उन्हें भी समझ में आ गया कि अगर हम जुल्म करेंगे तो हमारा शासन चलेगा नहीं। फिर धीरे धीरे उसके बाद का जो पॉइंट है वो है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत में शुरू हुई उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्तियां भारत के बाहर, यानी कि इंग्लैंड में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, म्यांमार में जो है हर जगह, यानी अफगानिस्तान, रूस आदि जगह विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां जो है, ये जो आंदोलन है यह बढ़ने लगे। विदेशों के अंदर क्रांतिकारी प्रवृत्ति और सक्रिय क्रांतिकारी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, मगनलाल ढींगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाईजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लाई, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुद यानी जिनको खुदा बख्श कहा जाता है, ऐसे कई क्रांतिकारी जो हैं ये जो विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां हुई उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। अब विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां किस तरह फैली और क्या हुआ? तो विदेश में होने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के द्वारा भारत की क्रांतिकारी जो प्रवृत्ति थी उसको गति मिली, यानी हमारे देश के अंदर
की जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियां थी, यह इंग्लैंडों की खबर सुनकर, ये मतलब बाहर के जो भी विदेश थे, विदेशों में जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियां हो रही थी, तो उसके बारे में जानकारी मिलने की वजह से यहाँ हमारे देश के अंदर भी धीरे धीरे क्रांतिकारी प्रवृत्तियां फैलने लगी और अधिक बढ़ गई। इंग्लैंड से गुप्त रूप से रसोइये के बिस्तर में पिस्तौल भारत भेजते थे और क्रांतिकारियों की आलोचना करने वाले अंग्रेज विलियम वाइली की मदनलाल ढिंगरा ने हत्या कर दी। मदनलाल ढिंगरा ने किसकी हत्या की? तो जो क्रांतिकारियों की जो उनकी जो आलोचना करते थे, तो वैसे जो विलियम वाइली थे उनकी हत्या मदनलाल ढिंगरा ने की थी। 1907 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित की गई, यानी ये संस्था बनाई गई और जिसका बाद में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी नाम रखा। यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है, यह संस्था का नाम लाला हरदयाल ने बाद में गदर पार्टी रखा। 4 भाषाओं में गदर साप्ताहिक शुरू किया गया। इस प्रवृत्ति में तारकनाथ दास और कतार सिंह भी शामिल हुए। जर्मनी में चंपक रमन पिल्लाई ने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना करके इराक को मुख्यालय बनाया, यानी इसका जो मुख्य जो था वह इराक में स्थापित किया गया। वहां से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। ईस्वी सन 1907 के अंदर, यानी कि हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो था उसकी रचना जो है, ये दल की जो रचना इराक में की गई। वहाँ से मतलब भारत के अंदर जो है, जो अंग्रेज थे उनके ऊपर हमला करने की योजना बनाई गई 1907 में। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में सर्वप्रथम मैडम कामा ने अपना राष्ट्रध्वज फहराया, यानी मैडम कामा ने जो राष्ट्रध्वज बनाया था वो वहाँ पे फहराया गया। कहाँ पे फहराया गया? तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के अंदर सर्वप्रथम पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह फहराया गया। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम चलाऊ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई, जिसमें बरकतुल्ला, आबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह आदि थे। इस सरकार ने रूस, ईरान, तुर्की आदि से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। तुर्की के प्रधान अनवर पाशा और गवर्नर को भी मिले। जो तुर्की के जो मतलब राजा थे, जो प्रधान थे, वो जो अनवर पाशा और जो गवर्नर थे उनको भी मिले। और रेशमी रुमाल पर उन्होंने गालिबनामा षड्यंत्र, सभी मुस्लिमों ने एकत्रित संगठित होकर ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू किया और पकड़े भी गए। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने हस्ताक्षर वाले सोने की पट्टी रूस के जार के पास भेजी, जिसमें जार को इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ डालने के लिए कहा गया था। रूस के क्रांतिकारी टॉस्की ने भारत के क्रांतिकारी को सभी तरह की सहायता देने का वचन किया। बर्मा से सोहनलाल पाठक और सिंगापुर में परमानंद ने क्रांतिकारी प्रवृत्ति की। बर्मा के अंदर कौन थे? तो सोहनलाल पाठक और सिंगापुर में परमानंद। ठीक है, ये वहाँ की क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल थे। उसके अतिरिक्त कामागाटामारू जो थे और तोशामारू स्टीमरों की घटना ने क्रांतिकारियों को विदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागृत करने में प्रेरणा शक्ति प्रदान की। भारत के राष्ट्रीय और उग्र राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो इतिहास में देशभक्ति से भरे हुए हैं। 18 से 24 वर्ष की आयु के जो भी युवक हुआ करते थे वह खुश होकर देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। हमेशा वह अपने हाथ में मौत की मुट्ठी लेकर घूमा करते थे। और मतलब उस समय जो भी था, युवानों के अंदर इंकलाब जिंदाबाद का नारा उनके रोम रोम में गूंजता था और हमेशा वंदे मातरम जैसे नारे लगा के वह फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ जाया करते थे। उन्होंने जो ऊंची देशभक्ति और त्याग और बलिदान दिया, वे युवा पीढ़ी को सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा। देखिए यहाँ पे जो क्रांतिकारी हैं उनके पिक्चर्स भी दिए गए हैं। वीर सावरकर जी हैं, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह हैं और श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं और एवं मैडम कामा हैं, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम बार लहराया था। अब है मॉर्ले मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था।
फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाकर अंग्रेज हिंदू और मुसलमान के बीच कौमी जो मतलब उनकी एकता को खंडित कर रहे थे, तो उसके सामने जो योजना 1906 में बनाई गई, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रतिनिधि मंडल वाइसरॉय मिंटो मिला। उस समय भारतीय मंत्री मॉर्ले था, ईस्वी सन 1909 में। इसलिए इस सुधार को मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। गांधी जी का भारत में आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़कर भारत वापस आए, वो कब आए? 1915 में। अपने राजकीय गुरु, उनके राजकीय गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के राजकीय गुरु थे गोपाल कृष्ण गुरु गोखले मतलब, और आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे श्रीमद राजचंद्र। और उनसे प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भारत के बहुत से भागों का पहले तो प्रवास किया और भारतीय जीवन को पहचानने की कोशिश की। उसके बाद हिंदुस्तान की गरीबी का जो मूल अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण होता था वह था, यह मानकर उन्होंने हिंद से ब्रिटिश को समाप्त करने का जो उपाय है उसके ऊपर विचार वह करने लग गए। रोलेट एक्ट ईस्वी सन 1919 में। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग के मंत्री रॉलेट की अध्यक्षता में ईस्वी सन 1919 में रोलेट एक्ट बनाया। यह कानून क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों का दमन करने का उद्देश्य से बना था। ये जो रोलेट एक्ट बनाया था, ये जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों को उन पे जो भी मतलब उन पे दमन करो, यानी कि उन पे उन्हें पीड़ा दो और उसके बाद उनकी जो भी क्रांतिकारी प्रवृत्तियां हैं उसे रोक दो, यह था। व्यक्ति स्वातंत्र और वाणी स्वातंत्र को समाप्त करने के लिए यह कानून जो था इसे काला कानून के रूप में माना गया। इस कानून से ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश सरकार को विरोधियों का दमन करने की विशाल सत्ता मिल गई थी, इसलिए उसके नेताओं और जनता ने जगह जगह विरोध किया। जो ये रोलेट एक्ट था तो इसके खिलाफ जो है ये क्या था कि जो भी सरकार जो थी उसको लोगों के ऊपर दमन करने की सत्ता मिल गई। उसके विरोध में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल आदि आयोजन किया गया। सरकार ने दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के अंदर गांधी जी को कौन सी तारीख को गिरफ्तार किया गया? 6 अप्रैल 1919 में। और पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार किया जा, और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो ये आंदोलन जो है ये बहुत ही ज़्यादा उग्र बन गया और पंजाब में सरकार ने दमन का खुला दौर चलाया। यानी उस समय जब ये रोलेट एक्ट बना तो उस समय सरकार ने कुछ ज़्यादा ही मतलब दमनकारी प्रवृत्तियां अधिक कर दी थी। अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आप जानते हैं हत्याकांड के बारे में आपने सुना हुआ है कि यह हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब में अमृतसर से लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। उसके विरोध में बैसाखी के त्यौहार के दिन पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जब पंजाब के अंदर जो भी मतलब अमृतसर के लोकप्रिय नेता जो थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई और इसके विरोध में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर एक सभा बुलाई गई चर्चा करने के लिए। अब सेना के सैनिकों को लेकर जनरल ऑडोनिल डायर जो था वो वहाँ पर पहुँच गया और उसने वहाँ के जो भी लोग थे उन्हें बिना चेतावनी और दिए बिना उनके ऊपर जो है वह मशीन गन से गोलियों की वर्षा शुरू कर दी। अब बाग के चारों ओर क्या था? ऊंची ऊंची दीवारें थी और बीच में खाली कुआं था और बाहर निकलने का एक ही रास्ता था और जिस रास्ते पर असंख्य गोलीबारी हो रही थी।
अब इसके तहत जो भी मतलब ये हुई तो लोग भाग नहीं सकते थे, तो कुछ लोग दीवार फांद कर जाने की कोशिश किए, लेकिन गोलीबारी इतनी अधिक थी कि जिसकी वजह से लोग दीवार फांद कर जा नहीं पाए। कुछ लोग कुएं में अपने आप को बचाने के लिए कुएं में कूदे, तो कुएं में कूदने की वजह से भी उनकी मृत्यु हो गई। और अगर सरकारी विवरण निकाला जाए तो उस समय का सरकारी विवरण ये कहता था कि 369 लोग जो थे मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे। जबकि कांग्रेस के अनुसार उस समय जब कांग्रेस ने बताया तो उसके अनुसार ऐसा था कि 1000 लोग मारे गए हैं। ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच करने वाले हंटर कमीशन ने जनरल डायर का बचाव किया और अज्ञानता में हुई प्रामाणिक भूल के रूप में क्षम्य माना। यानी कि क्या कहा, उस जो ये कांड जो हुआ था जलियांवाला बाग, इस कांड को जो हंटर कमीशन थे उन्होंने क्या किया, जो जांच कर रहे थे ब्रिटिश सरकार इस कांड की, तो उन्होंने जो भी ये डायर था जनरल डायर, इसको मतलब ये बताया कि उसने अज्ञानता से भूल कर दी है और उसे क्षम्य कर दिया, यानी कि क्षमा दे दी। दूसरी तरफ डायर जब था तो वो इंग्लैंड वापस गया, उसने 2000 पाउंड तथा तलवार भेंट करके सम्मानित किया गया। इससे भारत के लोग जो थे ये बहुत ही मतलब भारत के लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, उन्हें बहुत आघात लगा। और इस मानवीय हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जो भी मतलब अंग्रेजों के प्रति थोड़ी बहुत भी उनके प्रति जो उनके में श्रद्धा थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई। और इस घटना के कारण पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता खड़ी हो गई, मतलब सभी लोग एक हो गए। असहयोग के भावी आंदोलन की भूमिका भी इस हत्याकांड से शुरू हुई। अब है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी के पक्ष में शामिल हुआ। इंग्लैंड की विजय के पश्चात उसके साथ जो संधि की गई थी उसकी शर्तें अत्यंत कड़ी और अन्यायपूर्ण थी। तुर्कों का सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म का खलीफा यानी कि जो सबसे बड़ा धार्मिक माना जाता है नेता वो था। उस पर जो कठोर शर्त लादी गई उसका विरोध करके उससे हल्की करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी के पक्ष में हुआ और उस समय इंग्लैंड की विजय के पश्चात जो संधि की गई थी वह संधि जो थी वह कैसी थी, बहुत ही अन्यायपूर्ण थी। और तुर्कों का जो सुल्तान था वह इस्लाम धर्म का बहुत ही बड़ा खलीफा था और जो भी इसके नियम थे जो कानून थे उसके खिलाफ उसका विरोध करके उसे हल्की बनाने का जो भी आंदोलन शुरू हुआ उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अली बंधु इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। अली बंधु कौन, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ये जो दो भाई थे इन्होंने ये आंदोलन के ये नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के विचार से गांधी जी ने उस आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध भी किया और कांग्रेस के सहयोग से यह आंदोलन व्यापक बना। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। आपने देखा कि जलियांवाला कांड जो हुआ उसकी वजह से समग्र देश के अंदर रोष उत्पन्न हुआ और सभी जो राष्ट्र के अंदर एकता शुरू हो गई, तो उस एकता के कारण असहयोग आंदोलन जो है वो उत्पन्न हुआ। असहयोग आंदोलन को यानी कि दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली। जलियांवाला कांड के बाद में तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई लेकिन उसकी स्वीकृति जो है वह दिसंबर 1920 में मिली। कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले स्वराज्य ही चाहिए ऐसी मांग बुलंद कर दी, यानी असहयोग आंदोलन से ही स्वराज्य की मांग खड़ी हो गई। अब उसके रचनात्मक पहलू देखते हैं। तो आंदोलन के सकारात्मक पहलू में हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ बनाना, स्वदेशी चीज वस्तुओं को आग्रह रखना, घर घर चरखा चलाना, तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठित करना, खादी, अस्पृश्यता निवारण, शराब निषेध और राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश जो है यह इस असहयोग आंदोलन में किया गया। अब खंडनात्मक पहलू यानी कि कौन सी चीज़ें उसमें दूर की गई,
तो दूसरी तरफ सरकारी नौकरियां, धारा सभा, सरकारी स्कूल कॉलेज जो है उसका त्याग करना, फिर सरकारी अदालत, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में नियुक्ति सदस्यों द्वारा त्याग पत्र देना, विदेशी वस्त्र और माल सामान का त्याग करना, पूरी तरह से बहिष्कार करना, सरकारी कार्यक्रम और उपाधि वगैरह जो भी थे उन सभी का बहिष्कार जैसी जो भी कार्यक्रम है वह ये असहयोग आंदोलन में शुरू हुए। यानी कि सकारात्मक पहलू भी थे और उसके सामने नकारात्मक पहलू भी थे। अब असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या किया गया असहयोग आंदोलन के अंदर। तो आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद और रविंद्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड सम्मान आदि का त्याग किया। सबसे पहले महात्मा गांधी ने केसरी हिंद जो उन्हें दिया गया था और रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो नाइटहुड जो सम्मान उन्हें जो मिला गया था उसका उन्होंने त्याग किया। देश के अन्य नेताओं ने भी अपनी उपाधि और पदवी का त्याग किया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज छोड़ दिए। जगह जगह विदेशी कपड़े की होली जलाई। ड्यूक ऑफ कैनाट भारत आया तब उसका भी बहिष्कार किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान का भी बहिष्कार किया गया। ऐसे कदम ने पूरे देश में एक उत्तेजना पैदा कर दी। और दूसरी तरफ जो भी राष्ट्रीय विद्यालय थे, कॉलेजों की स्थापना हुई जिनमें काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात आदि में विद्यापीठ नामक जो भी राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की गई। और स्वदेशी चीज वस्तुओं की आयात पर जो भी है उसकी स्वदेशी चीज वस्तुओं की वपराश पर उसके उपयोग पर होने लगा और इंग्लैंड से आने वाली जो भी चीज़ें थी उसकी आयात पर रोक होने लगा। कपड़े, जूते, मौज शौक जैसी जो भी चीज़ें थी वह सब उसमें कमी हो गई क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्या किया उसका बहिष्कार कर दिया। तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए से अधिक धन एकत्र हुआ और आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अनेक प्रसंगों पर प्रकट हुई। हिंदू जमींदारों और मुस्लिम किसानों के बीच हुआ मोपला विद्रोह यानी मलबार टीका पात्र कहा जा सकता। इस समय एक हिंदू जमींदार और मुस्लिम किसानों के बीच में एक विद्रोह हुआ था जो मलबार यानी कि मोपला विद्रोह के नाम से जाना गया और उसे ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक दबा दिया। इस आंदोलन को निष्फल बनाने के लिए सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। अंधाधुंध लाठीचार्ज, गोलीबार, सामूहिक गिरफ्तारी, अमानवीय अत्याचार भी किए गए। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के असफल प्रयास किए गए। असफल प्रयास यानी कि अंग्रेज इसके अंदर मतलब इसमें सफल हो सके नहीं। अब देखते हैं हम चौरी चौरा की घटना और आंदोलन को स्थगित होना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले स्थित चौरी चौरा कस्बे में 5 फरवरी 1922 को जुलूस निकाला गया जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस की गोलियां समाप्त हो गई लेकिन जो पुलिस चौकी में मतलब जो भी पुलिस की जब गोलियां समाप्त हो गई तो उस समय जो भी ये जुलूस निकला था उस जुलूस के लोग जो हैं वो पुलिस चौकी में भी मतलब पुलिस चौकी के आसपास पहुंच गए और इसकी वजह से पुलिस को पुलिस चौकी में जाकर छिपना पड़ा। उत्तेजित भीड़ जो थी उसने पुलिस की चौकी को चारों तरफ से घेर कर आग लगा दी और 21 पुलिसकर्मी वहां पर मारे गए। ये हिंसक घटना की खबर जब गांधी जी को मिली तो गांधी जी ने अहिंसा का मूल्य नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी भूल की है यह बात उन्होंने कही। जब ये घटना घटी तो गांधी जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मैंने अहिंसा का मूल्य बताकर मैंने जो सत्याग्रह का जो भी ये आंदोलन है ये बहुत ही गलत लोगों के हाथ में रख दिया है, यह दुख बताया उन्होंने। और इस समय असहयोग आंदोलन उन्होंने तुरंत ही वापस लेने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन का महत्व और उसका प्रभाव क्या हुआ। तो इस आंदोलन को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भारी सफलता नहीं मिली परंतु नकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम हुए और जिससे अपने अधिकारों के प्रति लोगों में जागृति आने लगी। सरकार की तरफ एक विरोधी वातावरण निर्मित हो गया। लोगों में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना प्रचलन होने लगी। सभी वर्गों के अंदर जो भी राजनीतिक जागृति आने लगी। फिर स्वराज के लिए श्रद्धा अडिग बन गई और लोगों में से लाठी डंड और जेल का भय दूर हो गया। जब भी अंग्रेज कोई भी आंदोलन होता था, जब अंग्रेज लाठी चार्ज या उन्हें गिरफ्तार करते थे, जेल में भेजते थे
तो ऐसी जो घटनाएं होती थी अब वो उन लोगों के लिए एक नॉर्मल सामान्य घटनाएं होने लग गई। और हिंद अंग्रेजी भाषा को उस समय अंग्रेजी भाषा को महत्व न देकर हिंदी भाषा पर ज़्यादा महत्व दिया गया और राष्ट्रीय आंदोलन शहरों में नगरों में हर जगह फैलने लगा। अब देखते हैं स्वराज दल। लोगों में राजनीतिक जागृति को टिकाए रखने के उद्देश्य से असहयोग का आंदोलन स्थगित होने के बाद चित्तरंजन चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की रचना की। उनका उद्देश्य धारा सभाओं में प्रवेश कर सरकार की अयोग्य नीतियों का विरोध करना था। मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वराज दल की उन्होंने रचना की और जो भी सरकार जो नियम बनाती है तो धारा सभा में शामिल होकर इन नियमों का विरोध करके उसमें परिवर्तन लाने की जो उनकी नीति थी। स्वराज दल के स्थापकों ने भी गांधी जी को अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा चलाना, नशाबंदी आदि रचनात्मक कार्यक्रमों में उनका स्वीकार किया। उस समय 1923 नवंबर में जो भी धारा सभाओं में चुनाव में स्वराज दल शामिल किया गया और केंद्रीय धारा सभा के कुछ प्रांतों की धारा सभाओं में स्वराज दल के उम्मीदवार चुनकर आने से स्पष्ट बहुमत भी मिला। बंगाल प्रांत में बहुमत नहीं मिल पाया और फिर एक बड़े और मजबूत दल के रूप में स्थान प्राप्त कर सका। केंद्रीय धारा सभा में दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू और बंगाल प्रांत में नेता के रूप में चित्तरंजन दास जो है उनको चयन किया गया। क्या केंद्रीय धारा सभा के दल में नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू को और बंगाल में जो चित्तरंजन दास हैं उनका चयन, उनकी नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय दल ने सरकारी बजट और विधेयक को नामंजूर कर सरकारी अन्यायपूर्ण नीति रीति जो भी थी उसका विरोध करके जनता के प्रश्नों की तरफ सरकार ध्यान दे ऐसा उन्होंने कार्यक्रम किया और जिसकी वजह से सरकार को विवश होना पड़ा। स्वराज दल के कार्यों के कारण ही सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति 2 वर्ष पहले ही करनी पड़ी। जून 1925 में चित्तरंजन दास का अवसान हुआ और स्वराज दल कमजोर पड़ गया। जब चित्तरंजन दास का जब अवसान हुआ 1925 में तब जो स्वराज दल जो था यह कमज़ोर पड़ा और कई सदस्य सरकार को सहयोग देते तो कई नेशनल दल नामक नए दल स्थापित किए जिससे स्वराज दल की प्रतिष्ठा कम हो गई। और उसके बाद चुनाव तो मद्रास प्रांत के अतिरिक्त सर्वत्र उनके उम्मीदवारों की भारी पराजय हुई और बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने तो उनके कार्यों की जोरदार आलोचना भी की। यानी कि जो मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास जो दोनों लोगों ने जो स्वराज दल में कार्य किया था उस कार्यों की इन लोगों के द्वारा जो है उनकी आलोचना भी की गई। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है इस भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। बच्चों आपको इसका जो भी स्वाध्याय है उसे अपनी नोटबुक में राइट करना है और उसे याद भी करना है एवं जितनी भी साल जो दी गई हैं उन सालों में जो भी घटनाएं हुई हैं जो भी स्थापनाएं हुई हैं उन स्थापनाओं को भी आपको लिखना है। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।